नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट। लास्ट ईयर इससे दो क्वेश्चन आए थे, एक था रामसार कन्वेंशन और दूसरा था पेरिस एग्रीमेंट। तो रामसार कन्वेंशन में पूछा था कि किस टॉपिक से रिलेटेड है ये, तो इसमें वेटलैंड हो जाएगा आपका, सिंपल आंसर होता है इसका। दूसरा था पेरिस एग्रीमेंट, उसकी कंडीशन दी हुई थी, जब कंडीशन पास होगी तब ये पेरिस एग्रीमेंट लागू किया जाएगा। तो कंडीशन थी उसकी, अगर 55 कंट्रीज रेटिफाई करती हैं जो कि 55% ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट करती हैं, तब ये एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। तो आज देख लेते हैं आगे कौन कौन से एग्रीमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पेरिस एग्रीमेंट ही डिस्कस कर लेते हैं। ये एक यूएन ट्रीटी है और ये जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और मिटिगेशन से डील करती है। इसमें एडेप्टेशन एंड फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है और ये 2016 में लागू हुई है। इसकी कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी, 55 कंट्रीज विच आर इमिटिंग 55% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। इसका एम है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने वाला है उसको 2 डिग्री से कम पे रखना, जितना कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे था उस लेवल से 2 डिग्री कम रखना। तो मतलब जो भी इंक्रीमेंट अगर इंक्रीज हो भी रहा है टेम्परेचर, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री रख सकते हैं, उससे कम ही रखना है वैसे। तो आगे है क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल ट्रीटी है, यूएनएफसीसी के एक्सटेंशन से बनी हुई है ये, जो ग्रीन हाउस गैस से डील करती है। और ये जापान में, इसका जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जापान में हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल का। क्योटो जापान में एक जगह है। ये बाली एक्शन प्लान भी क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। तो अगर आता है कि बाली एक्शन प्लान या 2-3 ऑप्शन दिए कि किस किस क्लाइमेट चेंज से कौन कौन से रिलेटेड है, तो बाली एक्शन प्लान को ध्यान रखिए, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और ये 2007 में हुआ था। आगे आता है कोपेनहेगन अकॉर्ड, ये 2009 का है। ये सारी जो है क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी की सारी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उनमें कुछ ना कुछ किया गया। तो ये सारे छोटे छोटे मतलब अग्रीमेंट या कुछ प्रोटोकॉल जो दिए गए हैं उनका सबका डिस्कशन यहाँ पे हम कर लेंगे। तो बस ध्यान रखिए कि ये कौन सी चीज से रिलेटेड है, जैसे कि ये सारी अभी जो चल रही है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल का कंटिन्यूएशन ही था और ये लीगली नॉट बाइंडिंग थी। एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन था और क्योटो प्रोटोकॉल भी नॉन बाइंडिंग था, तो ये भी नॉन बाइंडिंग ही होगी, सीधी बात है। आगे आती है मरक्कस कॉन्फ्रेंस, इस पर ध्यान रखिए, ये कॉन्फ्रेंस है और दूसरी हमारे पास एक है मरक्कस ट्रीटी। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, पहले कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंटरनेशनल मीटिंग थी जो डिस्कस करने के लिए थी इन्वायरमेंटल इश्यूज को। इसमें सब लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविस्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। और ये भी जो कंटिन्यूएशन ही था ग्लोबल समिट का, जो कि यूनाइटेड नेशन वाली जो हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल की। जैसा कि कोपेनहेगन और मरक्कस ट्रीटी जो थी, मरक्कस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये कंटिन्यूएशन थे क्योटो प्रोटोकॉल के। और ये जो दूसरी मरक्कस ट्रीटी है, ये जो है ये डील करती है कॉपीराइट से। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या जो देखने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए पब्लिश्ड वर्क को एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। तो इसका बस ध्यान रखें। और हाँ, इंडिया इसका फर्स्ट कंट्री थी इसको रेटिफाई करने वाली, और इसको बुक ऑफ ब्लाइंड से भी जाना जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये मरक्कस ट्रीटी है और ये मरक्कस कॉन्फ्रेंस है। आगे देख लेते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से डील करती है, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उनसे डील करती है। ये नॉन बाइंडिंग है लीगली, और ये सीएफसी को रिड्यूस करने के लिए इसके कुछ गोल्स दिए थे इसने, जो सीएफसी को रिड्यूस करने के लिए, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के बाद ही आया था और उसी का एक एक्सटेंशन था, और ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को ही कर्व करने के लिए था, सीएफसीज। लेकिन ये लीगली बाइंडिंग था। तो जितनी भी कंट्री, ये यूएन के हैं ही सारे, तो जितनी भी यूएन की कंट्री हैं और भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री, तो उन सब पे ये लीगली बाइंडिंग था और उनको ऐसा करना ही था, सीएफसी को फेज आउट करना था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, किगाली एग्रीमेंट, ये रिसेंटली हुआ है अभी। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है अमेंडमेंट हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, सीएफसी को फेज आउट किया गया था। तो लोगों ने, सीएफसी जो होते हैं रेफ्रिजरेटर और इनमें एसी में और रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, तो सीएफसी को जब बंद किया तो उससे उसकी जगह हम लोग
HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने लगे। बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, तो फिर किगाली एग्रीमेंट आया। इसने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कर्व करने के लिए प्रस्ताव दे दिया। तो मतलब किगाली एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो ही चुका है, और इंडिया भी अग्रीड कर चुका है कि 85% जो है 2045 तक ये रिड्यूस कर देगा HFC का यूज। आगे है एजेंडा 21, ये नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी एक्शन है। अर्थ समिट में ये एक्सेप्ट किया गया था, और जो मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में। ये जो डील करता है यूएन का प्लान है ही ये, और ये जो डील करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन से डील करता है ये। तो ये बस 2-3 चीजें याद रखें, कहाँ हुआ था और नॉन बाइंडिंग है, और ये किस चीज से डील करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। रेड आता है, रेड जो है ये है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इसका यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। तो अगर नाम याद होता तो उसमें भी इसको लगा सकते थे, आईएएस के एग्जाम में भी आ चुका है ये। तो अगर नाम याद है आपको रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। उस टाइप का जो क्वेश्चन उसमें आया था, ये यूएनएफसीसी के अंडर में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना है, और कैसे जो है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा करके बढ़ा के, मतलब अफोरेस्टेशन करके पेड़ पौधे लगा के ज्यादा। तो जो आप कार्बन सिंक जानते होंगे, जहाँ की मतलब ज्यादा हरियाली कर दी तो वहां पे जो है ग्रीन हाउस गैसेज वो एब्जॉर्ब हो जाती है वहां पे। तो उस तरह के मतलब काम करके और GHG ग्लोबल वार्मिंग को कम करना था। आगे आता है रामसार कन्वेंशन, जो कि 2016 CAPF में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इसका हेडक्वार्टर रामसार में है, जो कि ईरान में है, और इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन। और इसकी मीटिंग 2015 में हुई थी पुंटा डेल एस्टे, और 2018 में होने वाली है दुबई में, और ये उरुग्वे में एक जगह है पुंटा डेल एस्टे, याद रखें इसको। आगे आता है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है यूएन ट्रीटी है, ये आपकी डील करती है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। जैसे मतलब अमेरिका हुआ तो वो क्या करता है कि उठा के उधर से अपना जो खराब माल है, मतलब बेकार हजार्डस वेस्ट है, वो इधर डाल देता था अफ्रीकन कंटिनेंट की तरफ। तो फिर उस समय इसको बेसल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, अपना जो वेस्ट है खुद ही मैनेज करो। तो ये ट्रीटी डील करती है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से एंड डिस्पोजल से। दूसरी इसी लाइन में एक ट्रीटी है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये भी इसी टाइप की कन्वेंशन है जो यूएन ट्रीटी है, और ये डील करती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। जो मतलब परसिस्टेंट मतलब वो होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते हैं। फैटी टिश्यूज में ये डिग्रेड नहीं होते हैं, मतलब नष्ट नहीं होते हैं। तो अगर फैटी में मतलब किसी भी फूड चेन में अगर आ जाते हैं तो इंसान, हम जो ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए इनके लिए भी एक कन्वेंशन बनाई गई थी। तो ये याद रखें कि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है, और ये हजार्डस वेस्ट के लिए है। और तीसरी इसी तरह की एक और कन्वेंशन है रोटरडम, ये भी यूएन ट्रीटी है, इसका हेडक्वार्टर रोटरडम नीदरलैंड में है, और ये करती है, इसमें ये हजार्डस केमिकल वेस्ट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड से डील करती है, और उसका जो भी उसके परकशंस हैं उनकी शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितना तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसी हिसाब से जो है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये यूएन ट्रीटी है, बायोसेफ्टी के लिए बनाई गई थी, और जो एक कन्वेंशन थी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो उसी पे ये बनाई गई थी। और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो इनकी सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट और यूज जो LMO है, ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनको, मतलब अगर किसी को यूएसए से कुछ लाना है, ऐसा कुछ मतलब मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो उसकी हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, उसको अच्छे से डील करने में इसके कुछ जो प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो करना होता था। नगोया प्रोटोकॉल, ये बेनिफिट शेयरिंग है, और ये यूएन ट्रीटी है, और ये भी अर्थ समिट का ही प्रोडक्ट है, और ये एफोरेस्टेशन को एनकरेज करने के लिए थी। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।